हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं जो 7 फरवरी को आप सभी का फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसका 3 मार्क्स का वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप सबको बता दें कि आपके फाइनल एग्जाम में क्लास 12 के फिजिक्स में जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टोटल आपको 8 क्वेश्चन है ना। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बनाना रहेगा सिर्फ 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? टॉप 20 क्वेश्चन, और उसी में से कोई 6 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपने वाला है। आप लोग के मन में सवाल होगा, भैया आप 20 से क्वेश्चन बताइएगा, ओकरे में 8 हुआ आ जाएगा क्या? तो देखिए सर, आप लोग जो वैसे बहुत, जैसे देखिए हम आपको क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे, तकरीबन पिछले 3 महीने से पढ़ा रहे हैं ना। तो जो क्रैश कोर्स वाले बंदे हैं वो पूरा पूरी नोट्स एकदम पढ़ के जाना, एकदम नोट्स से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट्स पूरा पूरी पढ़ के जाइएगा तो आप मान लीजिए कि आपका 100 मार्क्स का पूरा पूरी पेपर है प्रैक्टिकल मिला के, तो आपका आराम से आपका 95 मार्क्स एकदम फिक्स आ जाएगा, माना कि 90 प्लस आपका कंफर्म है। ठीक है, तो पूरा पूरी नोट्स पढ़ के जाना है। ठीक है, जो चाहते हैं पूरा एकदम 100 आउट ऑफ 100 करें, ठीक है, उसके लिए बाकी जो एक दिन पढ़ के, जैसे लगभग हम देखते हैं ना, लगभग सारा स्टूडेंट, मतलब कि आपको कहीं 100 गो स्टूडेंट है तो उसमें से जो 98 का रहता है वो सोचता है कि एक ही वीडियो दे भैया और ओकरे से सब आ जाए, है कि नहीं। तो उस सब के लिए सब वीडियो है। बाकी 2 लोग जो होते हैं जिसको टॉपर बनना होता है, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, वे सभी आराम से साल भर, या फिर साल भर नहीं तो कम से कम 3-3 महीना, 2-2 महीना से वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं भैया हम पहला बार आपका वीडियो देख रहे हैं, एक ही वीडियो देख के हम पूरा एकदम टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्यारा सा वीडियो है। ठीक है, इसमें से हम आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले 3-3 नंबर का, और वही आपके फाइनल एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, और उसका आंसर भी बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूफ्स आपका गॉस थ्योरम, गॉस के सिद्धांत को बताना है और उसको सिद्ध भी करना है। दूसरा क्वेश्चन, आंसर भी नीचे बताएंगे, भी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बैस एंड रिवर्स बैस? किसका? तो पीएन जंक्शन डायोड का, और गिव देना है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर बोथ केसेस। कहने का मतलब आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस दोनों के लिए, यानी कि अग्र अभिनति और विपरीत अभिनति से आप क्या समझते हैं, और दोनों स्थिति में आई भी लक्षण वक्र को क्या करना है, तो छापना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आपको सबसे पहले परिभाषित भी करना है, और आपको एक फॉर्मूला प्राप्त करना है, यानी एक डेरिवेशन करना है जब टॉर्क लगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक डायपोल पे। ठीक है, किस पर? इलेक्ट्रिक डायपोल पर। कब? जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसका व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, और लास्ट में विद्युत द्विध्रुव को भी परिभाषित करना है। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी और मेंशन टू प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा रे और बीटा रे, है ना, यानी रेडियो धर्मिता क्या है और अल्फा और बीटा किरणें का 2 गुण बताना है। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ये इस बार के 5 नंबर का मॉडल पेपर में भी दिया है 5 मार्क्स में, लेकिन ये हर साल 3 मार्क्स में पूछता है, तो इस साल भी 3 मार्क्स में पूछेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आपको छापना है। तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को आपको डिफाइन भी कर देना है। ठीक है, बस आपको 5 नंबर मिल जाएगा, मतलब 3 नंबर 5 नंबर जैसा भी है अच्छा से लिख देना आपको बस। अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्व तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख छापना आपको। ठीक है, अगला कहता है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, गिव रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कन्फर्म आएगा इस बार, है ना। अगला देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है ना, कभी कभी पूछता है, जल्दी नहीं पूछता लेकिन कभी कभी पूछ देता है। ये रहा 7वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम यहीं बता लेते हैं। ठीक है, बाकी का आंसर हम नीचे बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट का, जो इक्वेशन है आई बराबर 20 साइन 200 पाई टी। कैलकुलेट करने बोल रहा है हमको फ्रीक्वेंसी और पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मैंने कि आई नॉट, फ्रीक्वेंसी मैंने एफ जिसको म्यू भी बोलते हैं, एंड आर एम एस वैल्यू यानी कि IRMS भी काउंट करने बोल रहा है। ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का एक समीकरण दिया गया है, तो आवृत्ति, अधिकतम धारा और RMS का मान आपको फाइंड करना है, जैसे हमको दिया है, लिखेंगे इसी तरीके से 3 नंबर का आएगा तो। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि इसका डिजिट चेंज करें, कहीं ये न्यूमेरिकल आता है तो हो सकता है यहाँ डिजिट चेंज करें। ठीक है, तो हम ऐसा 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे, और उस वही टाइप्स का फिक्स आएगा, हो सकता है ऑप्शन के साथ मतलब सेम टू सेम ही वाला आ जाए, है ना। डिजिट चेंज करेगा तो आपको तरीका बता दे रहे हैं इसका सिर्फ, बाकी तो सेम टू सेम आएगा। जैसे आई बराबर है साइन आपका 200 पाई टी, हमको निकालना है एफ मैंने फ्रीक्वेंसी, आई नॉट मैक्सिमम करंट, है ना, अधिकतम धारा, और IRMS निकालना है हमको, 3 चीज़ निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे ये दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमको दिया है आई बराबर ये वाला हमको दिया गया है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
हम लोग जानते हैं कि आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, तो यहाँ होता है आई बराबर साइन ओमेगा टी, ये होता है। ये वाला आप नहीं भी लिख सकते हैं, हम दो तरीके से इसको बताएंगे सोल्यूशन, ये वाला नहीं भी लिखिएगा चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू देखो कितना आ गया 20, तो आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया 20, बस यही था हमको निकालना था ना, आई नॉट मैक्सिमम, देखो आई नॉट निकल गया। अब हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ डब्लू, तो डब्लू बराबर देखो डब्लू बराबर कितना है 200 है, कितना है सर 200, तो डब्लू बराबर होता है 2 पाई एफ, कितना होता है सर ध्यान देना थोड़ा, डब्लू बराबर होता है आपका 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर हो गया यहाँ पे 200, 200 पाई है ना, देखो पाई भूल गए रे, देखो 200 पाई, ठीक है, अब काटेंगे यहाँ पाई से पाई कटा और 2 से काटेंगे तो आएगा 100, तो यहाँ पे f बराबर कितना हो गया 100 हर्ट्ज, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक और इक्वेशन ले सकते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन की जगह साइन ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ भी इस तरह से भी 2 पाई एफ और टी का टी, तो यहाँ पे 2 पाई एफ और कंपेयर करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 200 पाई, 2 पाई एफ बराबर 200 पाई, और यहाँ पे पाई से पाई गया और 200 को काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, तो एफ बराबर आ गया आपका 100 हर्ट्ज, है ना, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगला तीसरा निकालना हमको आई आर एम एस का वैल्यू, तो आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, है ना, इस तरह से बना सकते हैं। हम एक और फॉर्मूला बताएं आपको, आई आर एम एस निकालने का फॉर्मूला होता है एक आई नॉट इंटू 0.707, तो ये वाला ईजी है, ये वाला बनाइएगा ना तो अच्छा से बन जाएगा, इसमें आप कन्फ्यूज थोड़ा हो सकते हैं, ठीक है, तो हम दोनों तरीके से बता रहे हैं आपको। यहाँ बनाइएगा तो आई आर एम एस का आई आर एम एस निकालना है, आई नॉट का वैल्यू है देखो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 से गुना कर दो 0.707 को, तो आपका फाइनली आंसर आएगा आपका 14.140, ठीक है, ये आएगा आंसर आपका, इस तरह से डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन √2 है, अब √2 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा जो होता है आपका 1.414, फिर इसको एकदम गुना भागा करना पड़ेगा, तब आपका आंसर कितना आएगा, तो 14.14, इधर जीरो आएगा, जीरो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, खाली 14.1 भी लिखिएगा तो चलेगा, है ना, कम से कम 2 डिजिट लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, इसको एकदम देख लेना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव और करेंगे मतलब ऐसा न्यूमेरिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन, 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कार्यफलन सीमावर्ती और रोधी विभव को परिभाषित करना है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड आपका कैरिंग करेंट, है ना, यानी कि सोलिनॉइड के लिए, है ना, जो सेल्फ इंडक्शन का हमको एक एक्सप्रेशन पता करना है, यानी धारा वहन करने वाली एक लंबी परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरण के लिए एक व्यंजक हमको प्राप्त करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर आइसोटॉप्स आइसोबार एंड आइसोटोन्स और गिव एन एग्जाम्पल, है ना, समस्थानिक समभारिक और सम न्यूट्रॉन्स क्या है, इसका एक एक उदाहरण हमको देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको इसका 2 वीडियो देंगे, एक में बताएंगे 10 का आंसर और फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 10 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो मिलेगा ये वीडियो जो इसके 11, 12, 13, 14, 20 तक का आंसर जो वो हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है टॉपर भैया जैक, हम उसको कर देंगे यहाँ पे कोलिब्रेट, ठीक है, टॉपर भैया जैक, ठीक है, हम उसको क्या कर देंगे तो कर देंगे यहीं कोलिब्रेट, आप क्लिक कीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा चैनल, तो उस पर कहीं वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो दोनों चैनल हमारा आ जाएगा, तो टॉपर भैया जैक पर हमारा ये इसका सेकेंड वीडियो मिल जाएगा, मतलब इसी का सेकेंड पार्ट, हम इसमें बताएंगे 10 का आंसर और बाकी 11 के बाद वाला जो आंसर मिलेगा वो हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और आपको करना उसमें से क्या है, तो उसमें से भी 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया, बस आपको कर देना है 7 तारीख तक, कितना, तो 10 के सब्सक्राइबर, कहीं आप समझिए कि 10 के सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर हो जाता है, नया चैनल पर, है ना, जिस पर अभी 4000 है, तो समझिए कि आपका जो हम बता रहे हैं अभी एक ये भी दे दिए 20 क्वेश्चन का, उसी में से कोई 8 एकदम कन्फर्म आएगा और 6 को आप बना दीजिएगा, ठीक है। और एक और वीडियो देंगे अभी 5 मार्क्स का, ठीक है, कितना का देंगे 5 मार्क्स का, जिसमें से हम मात्र आपको 10 को बताएंगे और उसी में से आपका एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछेगा और उसी में से आपको 4 को बनाना रहेगा, ठीक है, तो बस उतने करना है, कहीं हमारा 10 के हो जाता है तो समझिए कि आपका एकदम हूबहू मैच कर जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स का हम खुद टीचर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारा 100% मैच करेगा, तो इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है, हाँ बाकी सब्जेक्ट का टेंशन ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और मेंशन करना है नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, यानी प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, सतत व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखे, अभी आंसर की भी बताने वाले, टेंशन नहीं लेना है। मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, इसका अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है ना,
चैट जीपीटी पर या फिर कहीं भी सर्च करके इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। खाली इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आप मेहनत कीजिए, अच्छा लगेगा। माइक्रोवेव, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे का इसका यूज है ना, इसका तीनों का यूज एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे लिखना है आपको बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। आपको डिफरेंस लिखना है किसके किसके बीच, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। किसके बेसिस पर, तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर, है ना। यानी कि डिराइव करना एक्सप्रेशन किसके लिए, एनर्जी ऑफन, ये तो हो गया ना, अगला क्वेश्चन है यही। ऊर्जा बैंड की सहायता से चालक, अर्धचालक और कुचालक के बीच अंतर स्थापित करना है, मतलब अंतर बताना आपको, ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स प्रिंसिपल। देखो आप लोगों को बोहर्स का प्रिंसिपल का यूज करके एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट को आपको फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, यानी कि बोर्स के हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत का प्रयोग करके हाइड्रोजन कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, रेडियस, nth रेडियस का भी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एन एटम फॉर nth ऑर्बिट और सेल, है ना। किसी परमाणु के nth कक्ष और त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विथ, ये वाला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। खाली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बताना है कि क्या क्या है। ये 3 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के मॉडल सेट में भी है कि प्रकाश के इंटरफेरेंस को हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं ना, व्यतिकरण की व्याख्या करना है और यंग्स द्विछिद्र प्रयोग के संदर्भ में उसको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है 2023 में, आ चुका है 25 में भी आ चुका है, लेकिन इस बार के मॉडल सेट में था तो इसलिए हम दे दिए। राइट लिखना है पोस्टुलेट्स बोर मॉडल का, बोर्स परमाणु की उत्पत्ति को लिखें, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार, देख लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा हल्का सा, है ना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, डिराइव जो है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण। देखो ये वाला पूछा जा चुका है 2024 में भी, 2025 में भी, है ना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्या है ना कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन वो बार बार पूछ देता है, तो इसको एक बार हम बता दिए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर आप देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोले ना, 2 को आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे, तो ये है सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे आपको अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दे दिया है, प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका समीकरण दे दिया है। आई बराबर, देखो ये थोड़ा सा अलग ढंग से दिया है ना, आई बराबर 3√2 साइन, यहाँ पे 100 पाई प्लस, देखो 100 पाई टी प्लस आ गया यहाँ पे पाई/4 ई। यहाँ पर हमको फाइंड करने बोल रहा है एफ और आई आर एम एस। यहाँ हमको आई नॉट नहीं पूछ रहा, आई नॉट पूछता भी तो आई नॉट का वैल्यू 3√2 ही है, ठीक है। आई नॉट पूछता वैसे हमको निकालना भी पड़ेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको गिवन है, दिया है, फिर हम लोग बाकी का आंसर देखेंगे। आई बराबर है 3√2 साइन, ये वाला दिया गया है आपका, ठीक है। आई आर एम एस पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी मैंने ऐप पूछ रहा है, इन दोनों को हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ये डायरेक्ट बनाए, आई बराबर है 3√2 साइन, ये वाला आपको दिया गया है। हम लोग जानते हैं आई बराबर, इसके जगह हम लोग बैठा दिए आई नॉट। अब यहाँ साइन का साइन है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखे थे ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि डब्ल्यू बराबर क्या आपका 100 पाई, है ना। यहाँ पे टी गलती से लिखा गया ना, 100 पाई टी था क्या ऊपर में क्वेश्चन में, 100 पाई, खाली 100 पाई टी भी है ना, 100 पाई टी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 100 पाई टी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी ना, अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टी भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पर भी बैठा देना क्या चीज़, टी, ठीक है, और यहाँ पर भी बैठा देना आपको टी। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी बैठा देना और प्लस हो जाएगा पाई/4, यहाँ भी टी रहेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, और ये का यहाँ पे ये, ठीक। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन 1 और 2 मानेंगे। यहाँ से हम लोग आई नॉट बाहर निकाल लेंगे और ये ओमेगा का वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई नॉट का वैल्यू है देखो 3√2 और ओमेगा का वैल्यू देखो यहाँ पे है 100 पाई, ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई, ठीक है। देखो टी को भूलना नहीं, ठीक है, टी को भी लिख देना। अब हम लोग को आई नॉट नहीं चाहिए था फिर भी निकाल ही दिए ना। हमको मेन चाहिए था आई आर एम एस और चाहिए था इसका फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग आई आर एम एस पहले निकालेंगे। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई रूट बोलते हैं, आई नॉट बाय √2, ठीक है। तो आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट, तो यही वाला वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे और यहाँ पे √2 का √2। यहाँ पे हम लोग ये वाला भी फॉर्मूला इसलिए लगाए ना कि यहाँ कट जाता है इसलिए, ठीक है। बाकी आप वो भी लगा सकते हैं, आई नॉट इंटू क्या था 0.707, वो वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा जब डायरेक्ट कट रहा है तो डायरेक्ट आ गया आई आर एम एस बराबर 3 एम्पियर। फिर आगे अगला आपको बोला था फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको हम ऊपर में बता चुके हैं यहाँ पे कि ओमेगा बराबर है 100 पाई, ठीक है।
ओमेगा बराबर क्या है 100 पाई। हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ पे बैठा दिया ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। पाई से पाई गया बाबू 2 से 150 बार में, तो एफ बराबर 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 हर्ट्ज। इतना सॉल्व कीजिएगा आपको कितना मिल जाएगा 3 मार्क्स। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, दोनों में से किसी भी तरीके का एक क्वेश्चन कहीं गलती से आ जाए न्यूमेरिकल तो आपको बना लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही था कि स्टेट और आपको प्रूव करना है गॉस थ्योरम को, यही ना था। 3 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे स्टेट गॉस थ्योरम की, गॉस थ्योरम क्या है उसको लिखेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना, एक क्लोज सरफेस एरिया का, वो इक्वल टू होगा, वो बराबर होगा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यानी कि फाई का वैल्यू होगा एक क्लोज सरफेस एरिया का, वो बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज को हम लोग मान लिए हैं क्यू इनसाइड, के अंदर में कितना चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके वही बोलता है एरिया का, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का टाइम्स होगा। ठीक है, मतलब इतना गुना होगा। तो यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा आपका क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यू इनसाइड चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। सिंपल है। बाकी इसको आप दर्शा सकते हैं, हम समझाने के लिए लिए हैं। गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, 5 चार्ज है, लेकिन क्यू इनसाइड में हमको सिर्फ अंदर वाला चार्ज लेना है। ठीक है, चलिए अगला हिंदी वाले। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा क्लासेस रहता है ना। हम ऑब्जेक्टिव एक बताएं, वो शायद सिर्फ इंग्लिश में है, तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा हिंदी वाले एडजस्ट करना है। गॉस पर मैं हिंदी में लिखेंगे कि इसके अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा आपका क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस सेम टू सेम है, खाली बस ये हिंदी में। ठीक है, फाई आपका विद्युत फ्लक्स है, क्यू इनसाइड बंद तल से बस बंद तल में घिरा हुआ या फिर स्थित आवेश है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात में आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका, हम लोग सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं किसको, तो गॉस थ्योरम को। अब उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे प्रूव गॉस थ्योरम, यानी गॉस प्रमेय को सिद्ध करना। तो यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी से लिखिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश से, कि सपोज अ चार्ज प्लस क्यू इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ऑफ द रेडियस आर। माना एक प्लस क्यू आवेश बंद तल से घिरा है जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है सर, आर है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे चार्ज लेते हैं जो प्लस क्यू है। ठीक है, वो बंद तल से घिरा हुआ है और जिसका रेडियस कितना है सर, आर है। कितना है, रेडियस आर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट लेंगे और एक लाएंगे यहाँ पे टेस्ट चार्ज, है ना, जो क्यू नॉट है वो भी पॉजिटिव ही रहता है ना। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लाएंगे ना, तो ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो दोनों में होगा रिपल्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, सामने होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि चार्ज इधर जाएगा ना, टेस्ट चार्ज। और यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है सामने, है ना। तो यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या चीज़ होता है, तो होता है आपका ई डॉट डी ए, है ना। ये ना होता है फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए। क्या होता है सर, ई डॉट डी ए। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर। ठीक है, अब इसी से हम लोग लाएंगे अभी जो ऊपर में हम लिखे हैं फाई बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, फाई बराबर हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन होता है ई डॉट डी ए का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए आपका है एरिया, छोटा एरिया। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो आता है कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ थीटा हम लोग ऊपर लिए हैं 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम था। थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस 0। बाकी सेम टू सेम उतारे हैं। ठीक है, अब कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, बगल में लिखते जाएंगे एकदम जैसा हम लिखें एकदम इसी तरीके से लिखना, आपको फुल का फुल नंबर मिलेगा, है ना। मैथ में हम देखें कि बच्चों का पेज भर जा रहा है, बाबू छोटा छोटा लिखना है, अच्छा से लिखना है ना, औरी बोरी नहीं लिख देना है ना। हम बहुतों का देखते हैं डेरिवेशन बता रहा था एकदम पूरा पेज भी एकदम भर रहा है, अरे बाबा डेरिवेशन में औरी बोरी नहीं भरना है, काम का चीज़ लिखना है। तो कॉस 1 इसका वैल्यू होता है, तो 1 से यहाँ पे देखो इसके जगह 1 आ गया और बाकी जैसे का तैसे, बस ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये हो गया बाहर, बाकी डी ए इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या कि 1 से गुना करेंगे तो 1 है ना, डी ए ही रहेगा ना। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो आपका ये हो गया ई का ए। ठीक है, तो फाई बराबर हो गया ई ए, फाई बराबर क्या हो गया ई ए। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला होता है, जैसे मान लो कोई चार्ज यहाँ पे क्यू है ना, तो इसके कारण किसी पॉइंट पर मान लो ये पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है आपका के क्यू बाय आर। ये होता है ना, क्या होता है के क्यू बाय आर, ये ना होता है सर के क्यू बाय आर, ओ के क्यू बाय आर स्क्वायर। बाबा हम भी बुर्बक ही हैं।
तो देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब के का वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वही वहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू का क्यू और आर का आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, बात सेम है ना। और एरिया यहाँ पे कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए पूरा पूरी, और ये का वैल्यू देखो एरिया का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अब कट रहा है 4 पाई से, ये 4 पाई कट गया, है ना। अब आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो बचा खाली क्या चीज़, फाई का फाई, ऊपर बचा क्यू इनसाइड और नीचे बचा खाली एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड क्या चीज़, गॉस थ्योरम। यहाँ पे लिख सकते हैं फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यू इनसाइड चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है। समझ में आ गया, हिंदी वाले हिंदी में अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताना था कि फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच क्या होता है सो, और आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको छापना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड बैच को डिफाइन करेंगे, बैसिंग को। फॉरवर्ड बैच बैसिंग दोनों बात सेम है, ठीक है। कहता है इन पीएन जंक्शन डायोड व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड फॉरवर्ड बैसिंग। फॉरवर्ड बैसिंग क्या है, जैसे यहाँ पे आपका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, देखो ये पी टाइप है इधर और ये आपका एन टाइप, ठीक है। पी टाइप है और आपका क्या है, तो एन टाइप है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये है आपका पी टाइप और ये है आपका एन टाइप। कलर ही खराब है यार, थोड़ा जल्दी बताना ना, इसलिए देखना। ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, ठीक है। तो पी टाइप को कहीं हम लोग, ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव साइड है ये, ठीक है, और ये है इसका नेगेटिव साइड, ठीक। तो कहीं पी टाइप को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइड जोड़ देते हैं ना, पी टाइप को हम लोग कहीं पी टाइप को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइड जोड़े हैं और एन टाइप को इधर नेगेटिव साइड जोड़े, तो ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड बैसिंग, ठीक है। लेकिन कहीं यही उल्टा कर देंगे, इधर वाला हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बना लेंगे, छोटा कर देंगे, और ये वाला बड़ा कर देंगे, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बना लेंगे। तो अब ये पॉजिटिव जुड़ गया नेगेटिव के साथ और नेगेटिव मतलब एन टाइप जुड़ गया पॉजिटिव के साथ, उल्टा जुड़ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स बैसिंग, बात सेम है। लिखेंगे जब पी एन संधि डायोड में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार तो इसे अग्र अभिनति कहा जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये छापना भी है, ये सब नहीं लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। ये छापना है आपको कि हम लोग पी टाइप है, इधर एन टाइप है, इसको जोड़े हैं पॉजिटिव के साथ, इस एन टाइप को जोड़े हैं नेगेटिव के साथ, ये आपका बैटरी, ठीक। अब आपको क्या करना है कि ये नोट पॉइंट आप नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, है ना, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन लेयर और बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी अग्र अभिनति में जो अवरोधक विभव होता है और क्षय परत दोनों घटता है। अब आपको इसके नीचे, जैसे हम यहाँ पे आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ये वाला है, आई भी कर्व हम लोग यहाँ छापे हैं ना, आपको एग्जाम में इतना लिखने के बाद नीचे छापना है ना, क्योंकि तब 3 नंबर आपको मिलेगा, है ना। नीचे छापना है, ये वाला जो हम ऊपर छापे सो, ठीक है। ये ऐसे पहले छापना है, एक ऐसे देना है जिस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देते हैं उस तरह से। ई वाला है आई देना है करंट, और ये है आपका वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है। आई है और ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा पीडीएफ को छोटा कर देते हैं ना। तो ये इधर आई देना है, इधर देना है भी, तो नीचे भी आई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे करके एक लाइन एकदम सीधा ड्रॉ करना है, इसको एकदम ऐसे कर देना, देखो ऐसे, है ना, इस तरह से जिस तरह हम किए एकदम इसी तरीके से। और यहाँ पे एक नीचे ले देना है, यहाँ लिख देना है भी के, और ये आपका नी वोल्टेज है, और ये ऊपर गया है तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बैच, यहाँ लिख देना अग्र अभिनति, एकदम लिख देना इसी तरीके से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करें तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बस इतने करना है। हो गया आपका आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बस यही है आपका, ठीक है। चलिए हो गया। अगला आता है रिवर्स बैच, तो बोलें जब उल्टा जोड़ देंगे, कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, किसका, बैटरी, तो इज कॉल्ड रिवर्स बैचिंग, ठीक है। यानी कि जब पी एन संधि डायोड में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल और एन प्रकार के अर्धचालक को धनात्मक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उससे को हम लोग पाश अभिनति या फिर विपरीत अभिनति कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे उसके बाद आपको इस तरह से बैटरी छापना है कि हम लोग जोड़े हैं सो, ठीक है, इस तरह से छापना है। पी टाइप को देखो इधर नेगेटिव जोड़ दिए और एन टाइप को देखो इधर पॉजिटिव साइड जोड़ दिए, ठीक है, बस ये किए। अब देखिए यहाँ पे ये वाला आप नोट पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कि डिफ्लेक्शन लेयर और बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज करता है आपका रिवर्स बैचिंग में, है ना, यानी कि पश्च अभिनति या फिर विपरीत अभिनति में जो अवरोध विभव और क्षय परत होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नीचे छापना है एग्जाम में, तब सुंदर लगेगा, ठीक है। कैसे छापेंगे, सिंपल है, फिर सेम वही करेंगे, इधर वोल्टेज रहेगा, इधर आपका करंट रहेगा, ठीक। फॉरवर्ड बैच में इधर गया था, रिवर्स बैच में इसका उल्टा जाएगा, इस तरह, बस सेम है ना।
ऐसे छापना है और ऐसे बढ़ा देना बस। अब वहाँ पे आप भी के लिखे थे, यहाँ पे लिखना है आपको भी जेड, और ये आपका जनरल वोल्टेज है बस। और यहाँ पे लिख देना रिवर्स बैस, बस खत्म हो गया। आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे लिख देना, आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आई भी कर्व, बस हो गया। ठीक है, बस आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, है ना, ये प्लस क्यू है, मान लो ये माइनस क्यू है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब इस पर कितना टॉर्क लगेगा उसका हमको फॉर्मूला प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्रेशन में और ही बोरी नहीं लिखना है। हम देखते हैं बहुत सारा टीचर भी बहुत ज़्यादा लिखा देता है, बच्चा लोग परेशान, भैया कैसे होगा। अरे बाबू, जितना हम लिखने बोले उतना लिखना है। लिखेंगे लेटस कंसीडर अन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन में, यहाँ से आंसर शुरू हुआ आपका कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को दर्शाया गया है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, देखो यहाँ पे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को देखो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से रखना है। ठीक, यहाँ पे हम लोग सपोज मान लेंगे कि वो आपका डायपोल सेंटर है, द्विध्रुव केंद्र है, यहाँ पे ओ जो है आपका डायपोल सेंटर है, पी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये वाला, पी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। ठीक है, थीटा जो है वो एंगल है, एंगल मतलब थीटा वैल्यू, देखो ये वाला जो थीटा है वो एंगल है, पी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इन दोनों के बीच का, मतलब पी और ई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, और डायपोल लेंथ आपका 2L क्या है, डायपोल लेंथ, जैसे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है L और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है L, तो टोटल लेंथ जो हो गया दोनों डायपोल के बीच का लेंथ वो हो गया आपका 2L, तो ये हो गया आपका डायपोल लेंथ। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये होता है टॉर्क का बेसिक फार्मूला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है बेसिक फार्मूला। ठीक है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है 100 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 100। आराम से ध्यान देना। ठीक है, देखो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ध्यान दो, इसको हम माने यहाँ पे थीटा, क्या माने, थीटा माने ना। अब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, देखो सबसे पहले इस पर भी फोर्स लग रहा है, इधर इधर लग रहा है, और इस पर भी फोर्स लग रहा है इधर, है ना, इधर लग रहा है। तो आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है एफ अपॉन क्यू ई, पढ़े, तो हमको चाहिए फोर्स, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो क्यू ई, क्या हो जाएगा क्यू ई, तो वही यहाँ पे एफ बराबर क्या है क्यू ई। अब देखो दोनों सेम क्वांटिटी का चार्ज रहता है ना, तो यहाँ भी क्यू ई होगा और यहाँ भी क्यू ई होगा, हाँ बस साइन चेंज होगा, तो साइन पर यहाँ पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि साइन से हम लोग को मतलब यहाँ पे ज़्यादा रहता नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा एफ का वैल्यू हमको पता चल गया कि फोर्स कितना है क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का यहाँ पे लिख दिए क्यू ई, देखो थोड़ा उल्टा लिखें। ठीक है, आप यहाँ पे सामने भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो एफ बराबर क्यू ई पहले लिख दिए। अब हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को जनरली चाहिए, देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, एक तरह से मानो तो ये वाला है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, अब इसका हम लोग तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे ये है आपका थीटा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर इधर इधर ब्रेक किए इसको, एक कंपोनेंट इसका, और ये है आपका 2L, टोटल लेंथ इसका 2L है ना, और इधर इसको ब्रेक करेंगे। तो थीटा के पास वाला जो रहता है वो आप लोग पढ़े हैं, वो होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस 2L को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2L कॉस थीटा इधर वाला, और ऊपर वाला हो जाएगा आपका थीटा से दूर है तो होता है साइन थीटा। तो 2L को ब्रेक कर रहे हैं तो हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये वाला आपका आ गया कितना, 2L साइन थीटा, तो जितना ई है उतना ई है, तो ये भी आपका हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको कितना मिल गया, 2L साइन थीटा, बस लिख देंगे यहाँ पे और सॉल्व कर देंगे, बस खत्म हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है 2L साइन थीटा। अब इसको सामने सामने भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। टॉर्क का टाउ हम लोग दिखाते हैं, इसको जैसे का तैसे रखेंगे। देखो ये 2L है ना, और ये Q है, इसको एक साथ ले आएंगे क्योंकि इसका जरूरत होगा, क्योंकि 2LQ बराबर होता है P, इसलिए। ठीक है, तो इसको एक साथ ले आएंगे जब ये दोनों को, तीनों को। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन थीटा और ई, तो इधर ई साइन थीटा अलग हो गया, 2LQ अलग हो गया, है ना। अब 2LQ या फिर 2QL बराबर होता है P, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो या इसके जगह P लिख दिया और ई साइन थीटा का ई साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा हटता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो आपका टॉर्क बराबर आ गया P क्रॉस ई। ठीक है, क्या आ गया, P साइन थीटा या फिर P क्रॉस ई। ठीक, बस ये आ गया, यही बस इतने करना है, 3 नंबर मिल जाएगा। हाँ, आपको मन करेगा कि भैया नहीं हम थोड़ा सा और कुछ दिखा दें, तो फॉर मिनिमम टॉर्क की टॉर्क सबसे कम कब होगा, तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा रहेगा, तो जब एकदम सीधा रहेगा। ठीक है, और माइनस क्यू रहेगा इधर और प्लस क्यू रहेगा इधर, तब वहाँ पे क्या होगा ना, देखो ई का डायरेक्शन इधर है और पी का भी डायरेक्शन इधर है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है ना। थीटा का वैल्यू जब 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो टॉर्क 0 हो गया यहाँ पे, है ना। दूसरा कंडीशन में ये भी हो सकता है, देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये पलट जाएगा,
इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पलट जाएगा ना, तो ये नेगेटिव जाना चाहेगा किधर, पॉजिटिव की तरफ, तो ऐसे हम रखेंगे, लेकिन ये पलट जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे पी का डायरेक्शन इधर आ जाएगा और ई का डायरेक्शन उधर हो जाएगा, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो इसको नहीं भी दिखाएगा चलेगा, लेकिन एगो ई वाला दिखा दीजिएगा और एगो ई वाला दिखा दीजिएगा 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। देखो साइन 90, और जब सीधा रहेगा तो पी का वैल्यू ऊपर और ई का वैल्यू इधर, देखो तो थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा पी, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा सर 90 डिग्री, ठीक है। इधर ध्यान नहीं देना, वैसे समझाए थे हम, ठीक है, अपने कोर्स में। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, ये शायद 4 नंबर क्वेश्चन है ना आपका। कहता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, सो इसको बताना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच, तो आपको नहीं प्रॉपर्टी बताना ना, ये वाला क्वेश्चन था। व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, और मेंशन करना है 2 प्रॉपर्टी अल्फा और बीटा रे का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। ये सिंपल है, देखो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे थोरियम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि इसको कहीं खुला छोड़ दीजिएगा ना, तो इससे रेडिएशन निकलता है, अल्फा बीटा गामा, ये सब रेडिएशन निकलता है। और धीरे धीरे ये इतना बड़ा एटम है ना, तो ये धीरे धीरे छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। वही कहता है द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई, है ना। तो ये अनस्टेबल एक तरह से बार बार इससे रेडिएशन निकल रहा था, है ना। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से या फिर अनस्टेबल आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस मतलब था अपने आप, क्या होता है इमिशन मैंने बाहर निकलता है, क्या चाहिए रेडिएशन अल्फा बीटा गामा के रूप में, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। यानी कि रेडियो धर्मिता तत्व या फिर रेडियो धर्मी तत्व से के नाभिक से स्वतः निकलने वाली विकिरण की प्रक्रिया को ही हम लोग रेडियोधर्मिता कहते हैं, बस सिंपल है। बाकी लिख सकते हैं यहाँ पे कि dN/dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस n का। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो आता है आपका लेमडा, जो होता है आपका डीके कांस्टेंट, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी बोला, हम 3 लिख दिए। अल्फा रे का जो इससे निकल रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो अल्फा रे एक हीलियम न्यूक्लियाई होता है, यानी अल्फा किरण हीलियम नाभिक से निकलता है। और अल्फा किरण आर पॉजिटिव चार्ज और अल्फा किरण धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हम एक एक्स्ट्रा लिखते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं कि अल्फा रे जो होता है वो वेरी हाई आयोनाइजेशन पावर होता है इसका, यानी अल्फा किरण के पास बहुत ज़्यादा हानिकृत शक्ति होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम अगला जो है प्रॉपर्टी बीटा रे का, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों का पूछा था ना, तो बीटा का लिखेंगे। बीटा रे जो होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बीटा किरण तीव्र गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बीटा रे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये 2 लिख दीजिएगा, तीसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही बोला, 2 ही लिखना है आपको एग्जाम में, कि बीटा रे के पास 1/100वां आयोनाइजेशन पावर होता है अल्फा रे से, यानी अल्फा रे से 100 गुना कम होता है बीटा रे के पास आयनीकृत शक्ति, ठीक है। बस इसमें से कोई 2 लिख देना आपको। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, आप लोगों को बोला था कि ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, तो ड्रॉ करना है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा था कि आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हाफ वेव रेक्टिफायर को आपको करना है एक्सप्लेन, ये क्या होता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। तो हम लोग एसी करंट इधर देंगे ना, एसी करंट इधर दिए ना, तो ये डीसी में आधा करंट देता है, जैसे आधा कोई खा जाता है तो ये आधा ऐसे देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, जो आधा दिया, लेकिन जो पूरा देता है उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, बस इतने हैं, वही लिखा हुआ है। दी रेक्टिफायर डैट अलाउ ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज वेवफॉर्म अप पास वाइल ब्लॉकिंग दी अदर हाफ साइकिल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। कहने का मतलब क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग उस रेक्टिफायर को बोलते हैं जो क्या करता है ना, कि जो एसी करंट हम लोग जो देता है वो हाफ वेव साइकिल में ही देता है, वो हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देता है, मैंने रोक देता है। समझ में आ रहा कुछ, तो वही चीज़ है, हिंदी में पढ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। वह दृष्टिकारी जो एसी वोल्टेज के केवल एक आधे चक्र को गुजरने देता है, ठीक है, और आधे चक्र को रोक देता है और डीसी धारा बनाता है ना, एसी से डीसी बनाता है, ये उसे हम लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट में हम लोग एसी करंट दिए, देखो यहाँ पे, और ये देखो एसी करंट दिए हम लोग, देखो एसी करंट इतना दिए, और आउटपुट हम लोग को जो डीसी मिला वो आधे मिला, देखो इतने मिला, ये आधा खा गया, ठीक है। तो इस तरह से छाप देना तो आपको पूरी नंबर मिलेगा ना। और ये रहा उसका फिगर, ये रहा उसका फिगर, ठीक है। कैसे छापेंगे, तो इधर पहले ये करेंगे, फिर ऐसे 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 गोल करेंगे, ठीक है। इधर एसी हम लोग दिए, ठीक, और इधर डीसी देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे,
ठीक है। यहाँ पे एक लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस, है ना, और इधर हमको यहाँ पे ऐसे खुट्टी छोड़ देना है, यहाँ पे एक लगा देना है डायोड, ठीक है। अगला फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये पूरा पूरी दे देता है, तो वही कहते हैं रेक्टिफायर डैट कन्वर्ट द कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, यानी जो पूरा पूरी साइकिल को एसी से डीसी बदल देता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। यानी कि वह दृष्टकारी जो एसी धारा के पूरे चक्र को डीसी धारा बदलता है उसे पूर्ण दृष्टकारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट में हम लोग इतना दिए तो आउटपुट में हमको देखो पूरा पूरी मिल गया, ठीक है। और ये रहा उसका फिगर, दोनों के फिगर में अंतर ये है, उसमें से एक ही यहाँ पे डायोड था, इसमें से दो डायोड है ना। वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस इधर सामने रिजल्ट दे रहा था, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। इस तरह से छापना है, समझ में आ गया कुछ? हाँ भैया ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन ऐसी था, ठीक है। ये है आपका राइट डिफरेंस बिटवीन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको पढ़ सकते हैं आपकी इच्छा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन, पोस्टुलेट आपको बोलता है यहाँ पे रदरफोर्ड का पोस्टुलेट, ठीक है। राइट द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और उसका ड्रॉबैक्स भी लिखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में इसका आते हैं, लिखेंगे सबसे पहले रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसी तरीके से लिखना है। फिर लिखना है यहाँ पे पोस्टुलेट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपपाद, ठीक है। तो पहला लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आर कनेक्टेड इन वेरी स्मॉल रीजन, है ना। रदरफोर्ड का जो है यहाँ पे पोस्टुलेट वो क्या कहता है कि जो अधिकतम मास होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज का, वो कंसनट्रेटेड रहता है वेरी स्मॉल रीजन, यानी बहुत छोटे जगह में पाया जाता है। बहुत छोटे जगह में क्या होता है, पाया जाता है ना। और उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। यानी परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान धनावेश बहुत छोटे भाग में पाया जाता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ये पहला चीज़ लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द जो है वो न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। दूसरा उनका था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना वो एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ठीक है। तीसरा लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कैप इन द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। कहने का मतलब क्या है कि एक एटम है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, यानी कि स्थिर वैद्युत बल, जिसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं ना। यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बनाए रखता है, ठीक है। अगला 4 को लिखना जरूरी है 3 नंबर के लिए कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी एटम होता है वो जनरली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ड्रॉबैक्स इसका लिखेंगे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यह परमाणु की स्थिरता को नहीं बता सका। और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं उसी में शॉर्ट पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल शुड लॉस एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, है ना। क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गोल गोल घूमता है, लेकिन जब भी कोई भी पार्टिकल्स जब गोल गोल घूमेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो एक बार टकरा जाएगा किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है। और जब टकरा जाएगा तो कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस, है ना। वही कहता है कि इस वैद्युत चुंबकीय तरंग के अनुसार जो होता है ना, घूमते इलेक्ट्रॉन और कण ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए ये बता नहीं सका, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और इन्होंने नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की सही व्यवस्था को भी नहीं समझा सका। इन्होंने ये नहीं बताया कि चलो ठीक है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता है ये बता नहीं पाया, ठीक है। तो ये दोनों ड्रॉबैक्स लिखना, आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो कोई मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको म्यू नॉट से दिखाते हैं या फिर एफ नॉट से। लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितना फ्रीक्वेंसी लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको सीमा आवृत्ति भी बोल सकते हैं, इसका एक दो और नाम होता है हिंदी में। वह न्यूनतम प्रकाशीय आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है उसको हम लोग सीमा आवृत्ति कहते हैं। फिर वर्क फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो इससे वर्क फंक्शन और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इससे न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान देना है 1 नंबर के लिए। कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये भी सेम है कि आखिर कितना एनर्जी लग रहा है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको दिखाते हैं हम लोग फाई से या फिर फाई नॉट से। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 चीज़ होता है इसको, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ पे कार्यफलन क्या है, तो लिखेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है उसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का ऐसा मतलब जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्यफलन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का,
और जहाँ पे फाई बराबर होता है आपका एच म्यू नॉट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखो, हम ऑब्जेक्टिव बताए ना, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें एक क्वेश्चन गलत बताए थे ना, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत बताए थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिला लेना है। हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बता दिए थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट, लेकिन वहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसका सही होगा ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो थोड़ा सुधार लेना है। बाकी ये प्लांक्स कॉन्स्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ml² T-1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ उसी में एक और था, ये वाला फोटोन वाला ही हटा देना है ना, ये बीच में आ गया, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। ये फोटोन्स के बारे में कुछ कुछ है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब बता दिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, तो आप लोग पता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो ई बराबर होता है एच म्यू। एच म्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ मिनिमम वर्क फंक्शन, सबसे कम वर्क फंक्शन इसमें से किसका हो जाएगा, सोडियम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेना है। और मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहीं म्यू है, ठीक है। तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा, जो संवेग होगा, वो कितना होगा, यानी म्यू आवृत्ति वाले फोटोन का संवेग होगा कितना होगा, तो एच म्यू अपॉन सी, एकदम रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया है जिसका म्यू है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे पर भी क्या पूछा है, वहाँ पे मोमेंटम पूछा था, है ना, वहाँ पे फोटोन का मोमेंटम पूछा था, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया था म्यू, मोमेंटम यहाँ पूछा था। तो यहाँ पे हुआ आपका एच म्यू अपॉन सी। यहाँ पे आपका क्या पूछा है, तो एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो एनर्जी कहीं म्यू है ना, तो इसका सेंस हो जाएगा ई बराबर एच म्यू, ठीक है। अगला देखो, यहाँ भी एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ दे दिया लेमड़ा, वहाँ पे था फ्रीक्वेंसी म्यू, यहाँ पे लेमड़ा के टर्म में बताना है। तो ये हो जाएगा आपका एच सी अपॉन लेमड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कराए हैं और सब पूछा गया, तो कोई एक आ सकता है। डायमेंशन फार्मूला प्लांक्स कांस्टेंट का अभी बताए हैं, इसका सही आंसर होगा ml²T-1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही वाला क्वेश्चन हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य किसका होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हो जाता है बाबू, क्या करोगे, गलत है ना, थोड़ा मोड़ा कभी हो जाता है। चलो ये तो बता ही दिए, यही यही वाला था ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन बच गया। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे, 3 चीज़ डेफिनेशन बोला था ना, तीनों को डिफाइन करेंगे। लेकिन द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड टू स्टॉप फोटो करंट इज कॉल्ड आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि एनोड पर लगने वाला वह न्यूनतम विभव जो फोटो धारा को रोकने में काम करता है उसको रोधी विभव कहते हैं। इस तरह से डिफाइन कर लेना, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ई वी नॉट, यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट बराबर हो जाएगा आपका के ई अपॉन ई, ठीक है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई एम सी क्यू इससे पूछता है, ठीक है, 1 नंबर का, है ना। अगला, अब आता है अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें से हम आपको बताने वाले हैं टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी 10 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, तो बाकी 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी यही कोलिब्रेट होगा, ठीक है। तुरंत अभी देख लेना है, अपलोड हो गया होगा, ठीक है, अभी वीडियो तुरंत, दोनों को एकदम देख लेना है, 20 को एकदम रट लेना है। जो चाहते हैं एक ही रात में पढ़ के बेड़ा पार हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, है ना। तो लिखेंगे ये आपका किसका है, तो आपका सेल्फ इंडक्शन का है ना। हाँ, तो लिखेंगे लेटेस्ट कंसीडर आ करेंट कैरिंग सोलिनॉइड, ठीक है। एक हम लोग एक धारावाही परिनालिका को हम लोग दर्शाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। सेल्फ इंडक्शन का यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन प्राप्त करना है, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग सपोज में मानेंगे आई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है जो यहाँ पे धारा जा रहा है, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और यहाँ पे छोटा एन जो है वो एक बार कितना घुमाएं उसका लेंथ, कि टोटल नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि एक बार घुमाएं तो कितना लंबा है, 100, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में घुमाव की संख्या। और ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, सामने से देखेंगे तो ये आपका है ये, ठीक है, इतना चीज़ है। अब हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू लेंगे 0। भैया 0 क्यों लिए भैया, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर है, और क्रॉस सेक्शन एरिया का भी डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1, और 1 से गुना करेंगे बी ए को तो हो जाएगा बी ए, तो फाई बराबर हो जाएगा सिर्फ बी ए, ठीक है। अब हम लोग एन टर्न्स, यहाँ पे फाई है फ्लक्स सिर्फ एक टर्न्स का, लेकिन यहाँ पे बहुत बार घुमाए ना इसको, तो एन बार घुमाए तो हो जाएगा आपका फाई बराबर एन बी ए, ठीक है। क्यों,
क्योंकि n टर्न्स को घुमाए हैं इसलिए। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि B बराबर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। बोल भैया ये कैसे होता है? देखो आप लोग को सोलेनॉइड जब हम पढ़ाए थे ना परिनालिका, तो बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सोलेनॉइड के अंदर वो होता है आपका म्यू नॉट एन आई। ठीक है, कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। देखो यहाँ पे फाई बराबर है म्यू एन बी ए, क्या है? एन बी ए है ना, और यहाँ है आपका म्यू एन आई, है ना, म्यू एन आई। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे आप कुछ नहीं किए, देखो यहाँ पे फाई का यहाँ पे फाई रखें, ठीक है, फाई का फाई रखें, एन का यहाँ पे देखो हम लोग एन ही रखें। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि ये जो बी है ना, बी के जगह हम लोग म्यू नोट एन आई पुट कर दिए, और ए के जगह देखो यहाँ पे ए रखें। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, एल बराबर होता है आपका म्यूचुअल, ये आपका है सेल्फ इंडक्शन, एल को हम लोग दिखाते हैं सेल्फ इंडक्शन, है ना, स्वयं प्रेरण। एल बराबर होता है फाई अपॉन आई, तो यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा एल आई, है ना। और यहाँ पे देखो छोटा एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, टोटल टर्न्स बाय लेंथ। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब ये दोनों है तो फाई बराबर हो गया एल आई, और छोटा एन बराबर हो गया एन बाय एल, तो यहाँ है छोटा एन आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे फाई बराबर हो गया आपका एल आई, देखो एन का एन है, म्यू नोट का म्यू नोट है, और ये छोटा एन की जगह आ जाएगा एन बाय एल, आई का आई है और ए का ए है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे ध्यान देना, हमको चाहिए था एल सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू ना, तो एल का एल और आई आ जाएगा इधर। ठीक है, लेकिन आई इधर आएगा नहीं, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा आई से, देखो ये आई खत्म हो गया। ठीक, तो एल खाली बचा, है ना, एल खाली बचा ना, देखो म्यू नोट का म्यू नोट, एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, ए का ए और नीचे एल का एल। ठीक है, सिंपल है, बस यही आ गया आपका एक्सप्रेशन, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। इधर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा है सेल्फ इंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, यहाँ पे देखो आई कट गया ना, तो करंट पर डिपेंड नहीं करता सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन, ये इसमें हम ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11 से के बाद जितना भी आपको आंसर मिलेगा वो हमारे सेकंड वीडियो पर मिलेगा। कहीं समझ लीजिए कि उसका 10 के सब्सक्राइबर हो गया हमारा, है ना, 7 तारीख तक, यानी आज कल एग्जाम तक आपका, है ना, तो समझिए कि आपका कंफर्म एकदम सारा क्वेश्चन मैच कर गया। ठीक है, चलिए तो एक काम कर देना आप लोग, आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका 100% क्वेश्चन मैच करेगा, बाकी का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है व्हाट आर आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स और आइसोबार्स, यानी कि समस्थानिक आपका आइसोटॉन्स और संभारिक क्या है, एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले आइसोटॉप्स को। आइसोटॉप्स क्या होता है? देखो बहुत आसान है ये। आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझना। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होता है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, कहाँ चल गया अरे ब्रश, कहाँ चल गया? हाँ ठीक है, कहाँ चल गया रे बाबू, चलो अच्छा कोई बात नहीं है। आइसोटॉप्स क्या होता है, सिंपल है, देखो यहाँ पे लिखेंगे वे परमाणु जिसके पास समान परमाणु संख्या और अलग अलग परमाणु द्रव्यमान हो, उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटॉप्स। यानी दी एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये ब्रश इधर बाहर आ गया ना, हाँ चलो अब ठीक है। ठीक है, जैसे आपका है कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6, एक का मास है 12, एक का मास है 14, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का भी आता है H1H2H3 वाला, H1H2H3 वाला। ठीक है, अगला देखो आइसोटॉन्स में क्या होता है, द एटम्स हैव सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉन्स। मैंने वे परमाणु जिसके पास समान न्यूट्रॉन हो और अलग अलग परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान हो, उसको हम लोग आइसोटॉन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन 3 को लेंगे तो, ठीक है, इसमें से हम लोग कहीं न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो दोनों में आएगा आपका 2 2। ठीक है, जबकि इसका परमाणु संख्या भी अलग है और द्रव्यमान भी अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइसोबार क्या होता है, तो इसमें भार सेम होता है। आइसोबार मैंने भार सेम, मैंने परमाणु द्रव्यमान सेम, परमाणु संख्या अलग अलग, द एटम्स हैव सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, यानी कि वे परमाणु जिसके पास समान परमाणु द्रव्यमान हो और अलग परमाणु द्रव्यमान संख्या हो, उसको हम लोग संभारी कहते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम, इसका देखो परमाणु संख्या अलग अलग है और परमाणु द्रव्यमान सेम है। ठीक है, ये वाला थोड़ा देख लेना 1 नंबर के लिए। AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, सो इसका डेफिनेशन कार्बन 12 के 1/12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या की इकाई कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि AMU बराबर कितना होता है, सो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बहुत बार को। 1 MU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg, इसको ग्राम में लिखेंगे तब होगा 24।
तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अब आते हैं हम लोग जो 11 नंबर क्वेश्चन, आपका 11 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो कहने का मतलब नेक्स्ट चैनल में जो हमारा पहला वीडियो है अभी अपलोड है, जल्दी जाइए उसको देखिए और पूरा पूरी उस पर सब्सक्राइब भी कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जल्दी से उस पर 10,000 कर दीजिए। उसके बाद एकदम आराम से आपको बस इतना पढ़ना है, बस 2 गो वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें से 25 आपका एमसीक्यू रहेगा और वो पीवाईक्यू रहेगा 2023 का और 2024 का। बस उतना पढ़ लेना, बाकी एकदम बिंदास होकर एग्जाम देने जाना है, उससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जल्दी से जाइए सेकेंड वीडियो को देखिए नई चैनल पर। ठीक है।